तो दोस्तों आज हो गया 28 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। मायावती ने राष्ट्रपति बनने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए उन पर करारा वार किया और यहां तक कहा कि विदेश भागने की तैयारी कर चुके हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें कि मायावती ने अखिलेश पर बसपा को लेकर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया है। लखनऊ में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा है कि सपा और भाजपा ने अंदर खाने मिलकर विधानसभा चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में आई। लाउड स्पीकर विवाद को जन्म देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का आदेश देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा और उन्हें भोगी बता डाला है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने ट्वीट करके मराठी और अंग्रेजी में लिखा है कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्रियों संग बुधवार को हुई बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों को बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना पर बैठक करेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर बीजेपी राज्यों के सीएम पर निशाना साधा, ये सही नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक को ज्ञान बांटो सत्र करार दिया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को बकाया चुकाने की मांग की है। इसके अलावा टीएमसी ने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना भी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्य को राष्ट्रीय हित में मूल्य रेट घटाना चाहिए। पहले ही दिन जान गए थे राहुल गांधी कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर बातचीत के बावजूद दूर नहीं हुई संदेह। जी आपको बता दें, कई दौर की बातचीत के बाद भी कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बात नहीं बन पाई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी पहले ही दिन बता दिए थे कि पीके कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। वहीं प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों का भी कहना है कि राहुल गांधी और उनके बीच संदेह कभी दूर ही नहीं हुआ, वे दोनों एक दूसरे की आलोचना करते थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को कहा है कि देश को राजनीतिक मोर्चों या राजनीतिक पुनर्गठन की नहीं बल्कि वैकल्पिक एजेंडा की जरूरत है। साथ ही उन्होंने नई राजनीतिक ताकत का उद्देश्य का आह्वान किया, जिसमें उनकी पार्टी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान देश में बढ़ रहे आगजनी के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि इन दिनों में तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है, इसके चलते कूड़े के ढेर और जंगलों में आग लग रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, हम कई स्थानों पर आग लगने की घटनाओं में इजाफा देख रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को कोरोना संकट से निपटने का सुझाव देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हमें फायर सेफ्टी को लेकर भी तैयार रहना होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की चौथी लहर की आहट के बीच बुधवार को संक्रमण के 1367 नए मामले सामने आए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। नए मरीजों का ये आंकड़ा बीते 6 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 1042 मरीजों को छुट्टी दी गई है। सीतापुर जेल में बंद रामपुर विधायक आजम खां और उनके समर्थकों की बढ़ रही नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ दी है। बुधवार को मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है। बीजेपी कांग्रेस जब मुकदमे लगा रही थी तब ये लोग कहाँ थे जो अब आजम खां के साथ सहानुभूति जता रहे हैं। उन्होंने खुद उन लोगों से बात की थी जो लोग आजम खां पर मुकदमे लगा रहे थे, लेकिन उन अधिकारियों पर मुकदमे लगाने का दबाव था। कहा कि पार्टी के लोग उनसे मिलने जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आजम खां से मिलने जाऊंगा। देश में चल रहे अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद पर इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राय रखी। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने को लेकर उठ रही मांग को एक साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि टीवी चैनल आज तक के साथ एक इंटरव्यू में इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी तब इन्हें लाउड स्पीकर याद नहीं आया। उस वक्त इनके मुंह में लड्डू और गुलाब जामुन था, इसलिए खामोश बैठे थे। आपकी नाक के नीचे वायलेंस होता है और उसके बाद आप ये सब तमाशे करते हैं, तो ये घर को तोड़ना कौन से कानून के तोड़ रहे हैं? घर बताइए आप। नहीं, मैं दूसरा नहीं, मैं आपको कानून की संविधान की बात कर रहा हूं। आप कौन से कानून के घर को तोड़ रहे हैं बताइए हमको। बगैर नोटिस दिए आप, ये तो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी।
यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगातार